वेलकम फ्रेंड्स। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान में हमने बहुत सारे प्लान्स को डिस्कस किया था और अब हम उन प्लान्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वो हमने कैटेगराइज किया था कि स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं, सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं और कौन से प्लान्स हैं जो स्टैंडिंग और सिंगल दोनों में नहीं आते। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक प्लान। सबसे पहला प्लान आता है ऑब्जेक्टिव। Objectives therefore can be said to be the desired future position that the management would like to reach। यानी कि फ्यूचर में जो मैनेजमेंट अपनी पोजीशन गेन करना चाहता है उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। ध्यान रहे जब भी केस स्टडी के अंदर लिखा है कि हम फ्यूचर में 200 करोड़ की टर्नओवर अचीव करना चाहते हैं या हम अपनी प्रोग्रेस को 20% से इंक्रीज करना चाहते हैं या हम कोई नई लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहते हैं या हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या हम नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना चाहते हैं, ये सारे कौन से प्लान हैं? ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर पोजीशन की बात कर रहे हैं, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन की, जो हम अचीव करना चाहते हैं यानी जो फर्म अचीव करना चाहती है। बेसिकली ये प्लान्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे केस स्टडीज के अंदर में। तो जो एग्जाम्पल्स क्लूज मैं आपको दे रहा हूँ वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इन प्लान्स को आइडेंटिफाई करने में। तो पहला प्लान क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। इसके की लाइन क्या है? डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। दूसरा प्लान आता है स्ट्रैटेजी। अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। इट विल ऑल्सो रेफर टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। देखो ध्यान से समझना, स्ट्रैटेजी होता क्या है बेसिकली। स्ट्रैटेजी बेसिकली एक प्लान है जो दो चीज़ों के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए साथ साथ में। स्ट्रैटेजी इज ए काइंड ऑफ प्लान जो दो चीज़ों के लिए बनाई जाती है। नंबर वन, कॉम्पिटिटर्स को आउटबीट करने के लिए, मतलब कॉम्पिटिटर्स की बैंड बजाने के लिए। नंबर टू, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। कैसे? जरा ध्यान से समझो। मान लो आपके कॉम्पिटिटर्स ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया 30% का। अब उसके इस डिसीजन के बदले में आपने एक प्लान बनाया 50% ऑफ करने का। तो इस प्लान को क्या कहेंगे हम? स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये प्लान आपने किस लिए बनाया? कॉम्पिटिटर्स को आउटबीट करने के लिए। यानी कॉम्पिटिटर्स के डिसीजन की वजह से अगर आप कोई भी प्लान बनाते हो ताकि उस डिसीजन को नलीफाई किया जा सके, यानी उसके डिसीजन के इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके, तो जो प्लान आप बना रहे हो कॉम्पिटिटर्स की वजह से, उस प्लान को क्या कहेंगे हम? स्ट्रैटेजी। मान लो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो रेडियो पर ऐड करना शुरू कर देता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो आपने न्यूज़पेपर में ऐड देनी शुरू कर दी, टीवी में ऐड देनी शुरू कर दी। अब ये जो प्लान आपने बनाया कॉम्पिटिटर्स की वजह से, इस प्लान को क्या कहेंगे हम? स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? पहला रीजन क्या है स्ट्रैटेजी प्लान कब बनाते हैं? कॉम्पिटिटर्स को आउटबिट करने के लिए। दूसरा प्लान आता है हमारा कि स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी हिल एरिया में घूमने के लिए गए। अब वहां पर बारिश हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, रास्ते सारे बंद हो गए। अब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपके पास कपड़े लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है। आप बोलेंगे एटीएम कार्ड है आपके पास, लेकिन एटीएम में पैसे कहाँ से आएंगे जब रास्ते सारे बंद होंगे? तो खाना भी लिमिटेड होगा। अब उस समय जो आप अपने जीने के लिए प्लान बनाएंगे, रहने के लिए जो प्लान बनाएंगे, उस प्लान को क्या कहेंगे हम? स्ट्रैटेजी। जैसे आपने प्लान बनाया कि आपके पास जो कन्वेंस व्हीकल आप लेके गए थे आप उसी में सोएंगे, उसी में रहेंगे, तो होटल का किराया बच गया आपका, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने कुछ पैक्ड मटेरियल खरीद लिया, जैसे बिस्कुट खरीद लिए, ठीक है, जो कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस प्लान को हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ध्यान रहे स्ट्रैटेजी दो चीज़ों के लिए बनाई जाती है। नंबर वन, कॉम्पिटिटर्स को आउटबीट करने के लिए। नंबर टू, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। और यहाँ लिखा है अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। यानी एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ब्रॉड फीचर्स होगा उसकी स्ट्रैटेजी पर निर्धारित होगा।
यानी किस तरीके से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटबिट करती है, उसको डिफाइन करती है स्ट्रैटेजी। इट विल ऑल्सो रेफर टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। और किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी ही ये निर्धारित करती है कि लॉन्ग रन में उस कंपनी की दशा और दिशा क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा, ये उसकी स्ट्रैटेजी पर ही निर्धारित होगा, डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया बेटे स्ट्रैटेजी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है आपसे बेटा। तीसरा आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो जैसे हमने कहा सेल्स पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी है, हमें रूटीन में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और ख़ासकर एक कंपनी में जो हाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो कंपनी एक जनरल पॉलिसी बना देती है जिसके तहत सभी लोग काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड की जो प्राइस पॉलिसी है वो बिल्कुल एक जैसी है पूरे इंडिया में। आप कहीं भी जाएंगे, आप बोलेंगे डिस्काउंट दे दो, वो 1 रुपये का डिस्काउंट आपको नहीं देंगे। एक बार हमें कुछ इकट्ठे बर्गर्स मंगाने की ज़रूरत थी, तो वी वर अबाउट टू ब्रिंग अप्रॉक्सीमेटली 50 बर्गर्स एंड 50 मैकपफ। तो हमने कहा कि आप कुछ डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर, हम इकट्ठा 100 कमोडिटी आपसे ले रहे हैं, 100 यूनिट्स ले रहे हैं। बोलते हैं जी इसके लिए प्राइस तो कम नहीं होगा लेकिन एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा। तो हमने कहा भाई एक्स्ट्रा प्राइस क्यों लगेगा, नॉर्मली हम कहीं से एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, आप कह रहे हो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो मैकडोनल्ड के जो पर्सन ने हमें कहा कि भैया आपको इसको पैकिंग का चार्ज अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि 50 बर्गर और 50 मैकपफ हम आपको उस लिफाफे में पैक करके नहीं दे सकते हैं, तो आपको एक कार्टून लाना होगा, एक डब्बा लाना होगा। तो अगर हम वो देंगे तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा और डिलीवरी का चार्ज भी एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि आप इतनी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं। आई मीन दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की प्राइस पॉलिसी है। तो वहाँ का कोई भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ सामान बेच रहा है वो अपनी मर्जी से 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे सकता। आप 1000 बर्गर लेंगे तो भी डिस्काउंट नहीं देगा वो, क्योंकि कंपनी की ये पॉलिसी है। दिस इज जनरल स्टेटमेंट। अब ये वहाँ के लोगों को थिंकिंग को चैनलाइज करती है, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करती है, उनको प्राइस के बारे में सोचना ही नहीं है, से यस और नो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस पॉलिसी। ऐसे ही सेल्स पॉलिसी होती है। कई कंपनियां डिस्काउंट देती है, कई कंपनियां बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देती हैं, 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देती हैं। तो ये जो जनरल स्टेटमेंट होती है ये पॉलिसीज़ होती हैं और ये पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है ताकि उनके जितने भी कंपनी के लोग हैं वो सारे एक जैसा डिसीजन ले सकें, डिसीजन में वेरिएशन ना आए। ऐसा ना हो कि मैकडोनल्ड की एक ब्रांच में सस्ता माल बिक रहा है और एक में महंगा माल बिक रहा है ड्यू टू प्राइस, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा प्राइस वेरिएशन करता है एरिया वाइज, वो कंपनी की अगेन पॉलिसी है। कुछ रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पर प्राइस पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती या टैक्सेस की वजह से भी प्राइस वेरी कर जाता है स्टेट टू स्टेट। जैसे दिल्ली के अंदर में हो सकता है कि जो टैक्स रेट है वो थोड़ा ज़्यादा हो तो प्राइस महंगा हो सकता है, पंजाब में उसी का टैक्स रेट थोड़ा सा कम हो तो वो कम हो सकता है। अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो सेम रहता है एंड दिस इज पॉलिसी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट प्लान आता है बजट। A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figures. देखो बजट को हम एक कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल डिवाइस। हाँ, इसको लिख लो, इस डेफिनेशन के साथ लिख लो, बजट इज ए कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि बजट कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। देखो कोई भी चीज़ जब हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में तो उसको बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं हम लोग? बजट। जैसे मैंने आपसे पूछा भैया आपने कहा चलो घूमने का प्लान करते हैं, तो मैंने कहा आपका बजट क्या है, मतलब बात आगे अटक गई किस पर? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। मैंने आपसे क्या पूछा, आप घूमना चाहते हो, आपका बजट क्या है? 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, उसी पर तो डिपेंड करेगा आप कहाँ पर घूमने जा सकते हो। अगर आपका बजट ही 20,000 है तो आप बाय एयर कहीं नहीं जा सकते, इट वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। आप बजट के अंदर प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं कर पाएंगे, आप हो सकता है 5 स्टार होटल अकोमोडेट ना कर पाएँ बिकॉज ऑफ बजट। लेकिन आपका बजट अगर 2 लाख रुपए का है, आप विद इन कंट्री घूमना चाहते हैं तो आप 5 स्टार 7 स्टार भी अफोर्ड कर सकते हैं, 2 दिन के लिए बाय एयर भी जा सकते हैं। तो जो भी प्लान आप कर रहे हैं वो सारा का सारा कंट्रोल किससे होगा? बजट से।
यानी कि बजट ही डिसाइड करेगा कि आपकी लिमिटेशन क्या है उस प्लान के तहत, क्योंकि आपको रोकेगा क्या, आपका बजट। ऐसे ही बिजनेस के अंदर में सेल्स बजट होता है, कैश बजट होता है, एक्सपेंसेस बजट होते हैं, जो क्वांटिफाई करते हैं कि आप कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। तो अगेन अ बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। अगर आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट को न्यूमेरिकल टर्म्स दे देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बजट। फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। किसी भी काम को करने का जो स्टेप्स होते हैं उसको हम प्रोसीजर कहते हैं। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि प्रोसीजर और मेथड में क्या फर्क होता है। दोनों सेम सेम नजर आते हैं, तो ध्यान से समझो दोनों में क्या फर्क होता है। प्रोसीजर जो होते हैं वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, प्रोसीजर्स आर मेनी स्टेप्स। एक प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, 4-5 स्टेप्स हो सकते हैं उस काम को करने के। लेकिन मेथड क्या होता है, मेथड इज ए वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। फर्क समझो, प्रोसीजर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टेप्स। प्रोसीजर में किसी काम को करने के प्रोसीजर में 5-6 स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन उसी का एक स्टेप को हम मेथड बोलते हैं। मेथड इज ए वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। दूसरी बात, प्रोसीजर के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो इलैबोरेटेड नहीं होते। आई रिपीट, प्रोसीजर में जो स्टेप्स होते हैं वो इलैबोरेटेड नहीं होते, डिटेल में नहीं होते, जबकि मेथड होता है वो बहुत ही डिटेल में होता है। एक एग्जांपल ले लें, इसमें बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ डेट रिकवरी प्रोसीजर, कि आपने उधार दिया जो कि बिजनेस का एक पार्ट है, तो आप उस उधार को रिकवर कैसे करते हो, उसका क्या प्रोसीजर है। तो उसमें पहला स्टेप आता है कि आप जो है कस्टमर को एक कॉल कर, उधार देने के बाद एक कॉल करेंगे कि भाई साहब चाय पीने आ जाओ, यानी कि पैसे लेने आ जाओ उधार। तो पहले आप क्या करेंगे, कॉल टू द कस्टमर कि भैया आपके पैसे ड्यू हो गए हैं, आप हमें पैसे भिजवा दो। दूसरा स्टेप, अगर वो पैसे नहीं देता है, आपको कॉल पे टाइम नहीं देता, तो आप उसको एक राइटिंग में मैसेज भेजेंगे, रिटर्न मैसेज भेजेंगे कि आपका मनी ड्यू हो चुका है, अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आप जो आपको हमने टाइम दिया है उधार का उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो आपको पैसे नहीं देता तो तीसरा स्टेप है, आप उसके यहाँ पर्सनल विजिट करेंगे। पर्सनल विजिट का मतलब आप बाई फिजिकली आप वहाँ जाएंगे कस्टमर के पास और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको टाइम से वो पैसे दे दे, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं देता तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर कोर्ट केस करेंगे, ठीक है। तो यानी 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर रिकवरी करने के, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर, 4 स्टेप्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी स्टेप को डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। अब मेथड क्या होता है, मेथड होता है जैसे मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि आप कस्टमर को कॉल करेंगे। अब हम डिटेल में डिस्कस करें, वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करें, मेथड ऑफ कॉलिंग। मेथड ऑफ कॉलिंग में आएगा कि कॉल करेगा कौन, जिसने उधार दिया, या रिकवरी वाला करेगा, या फाइनेंस वाले करेंगे, या अकाउंट्स वाले करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कॉल करेंगे तो वो ऑफिशियल कॉल से करेंगे या पर्सनल कॉल से करेंगे, यानी ऑफिशियल ऑफिस के फ़ोन से करेंगे या पर्सनल फ़ोन से भी कर सकते हैं। नंबर 3, आप कॉल करेंगे किस समय करेंगे, ऑफिशियल आवर्स में या रात को 11 बजे, ओए पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा, आई मीन व्हाट टाइम यू आर सपोज टू कॉल, इज दैट क्लियर। और कॉल करेंगे तो उस कॉल में अगला उसमें स्टेप कि आप उस कॉल में क्या डिस्कस करेंगे उससे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, धमकी देंगे, क्या कहेंगे उसको, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द रिकवरी। तो यानी कि मेथड में भी स्टेप्स होते हैं और प्रोसीजर में भी स्टेप्स होते हैं, तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे केस स्टडी में, तो उसका मूल मंत्र जान दो। प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जबकि मेथड एक ही स्टेप को डिटेल में डिस्कस करने का तरीका होता है। आप देखो, अगर स्टेप्स अलग अलग हो रहे हैं तो वो प्रोसीजर है, और अगर एक ही चीज के बारे में बार बार डिस्कस किया जा रहा है तो वो क्या होगा, मेथड। जैसे मेथड ऑफ कॉलिंग के अंदर मैं सिर्फ कॉल की बात कर रहा हूं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा था, वो मेथड है। लेकिन यहाँ प्रोसीजर में मैंने कहा पहले आप कॉल करेंगे, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहा तो आप उसको रिटर्न मैसेज देंगे, रिटर्न मैसेज में भी अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो पर्सनल विजिट करेंगे, उसके बाद भी नहीं दे रहा तो कोर्ट केस करेंगे आप।
तो मेरे चारों अगर आप स्टेप्स देखो तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा बेटे? प्रोसीजर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस, प्रोसीजर और मेथड के बीच में। प्रोसीजर इज ए सीरीज ऑफ मैनी स्टेप्स, मेथड इज ए वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर डिटेल में नहीं होते स्टेप्स, जबकि मेथड के जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत डिटेल में होते हैं और वो एक ही स्टेप को डिस्कस करते हैं। होप इज इट क्लियर टू यू? गुड। नेक्स्ट आता है रूल। रूल्स आर दी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट टेल व्हाट इज टू बी डन। आपको बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए। देखो, रूल में और पॉलिसी में थोड़ा सा फर्क होता है, वो समझ लीजिए। पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। रूल्स में मस्ट और मस्ट नॉट की बात आ जाती है, जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पॉलिसी और रूल में क्या फर्क है? पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है जहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, जबकि रूल में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। अगेन रूल इज ए प्लान, लेकिन यहां पर मस्ट और मस्ट नॉट की बात होती है। दूसरी बात जो फर्क आता है पॉलिसी और रूल में, रूल्स में अगर आप कुछ फॉलो करते हो या कुछ फॉलो नहीं करते तो दे आर बैक्ड बाय द पनिशमेंट्स। मान लो हमने कहा सिगरेट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द प्रेमिसेस और आपने सिगरेट पी, तो हमने कहा था इट इज मस्ट नॉट, यानी कि आपको सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पी सकते, और अगर आप पीते हो तो फाइन लग जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? रूल। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल, या आपको केस स्टडी में ये तय करना हो कि पॉलिसी के बारे में कह रहा है कि रूल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा पॉलिसी आर दी जनरल स्टेटमेंट्स, रूल आर दी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। अगर केस स्टडी में मस्ट और मस्ट नॉट की बात की जा रही है तो वो होगा रूल, नहीं तो वो पॉलिसी होगा। अगर वहां पर कहा जा रहा है कि अगर ये होने या ना होने पर पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट की बात हो रही है, तो वो रूल होगा, पॉलिसी नहीं, क्योंकि पॉलिसी में नॉर्मली पनिशमेंट नहीं होती। तो यहां पर आप बहुत आसानी से दोनों में फर्क कर सकते हैं। जैसे प्रोसीजर मेथड में बहुत बार कंफ्यूजन होती है, ऐसी पॉलिसी और रूल में भी बहुत बार कंफ्यूजन होती है। लास्ट जो प्लान आता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। Programs are detailed statements about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, human, physical resources required and the budget to implement any course of action। यानी कि सारे के सारे प्लान्स को मिक्स कर दिया जाए तो वो बन जाता है प्रोग्राम। मान लो एक केस स्टडी आ जाए और उसमें सारे प्लान नजर आ रहे हैं आपको, तो आंसर वुड बी प्रोग्राम। समझ के मेरी बात? क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द प्लान, सिंगुलर वर्ड, और सारे प्लान नजर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक घूमने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर उसका बजट क्या है? बजट का मतलब फीस कितनी लगेगी? हमने कहा 5000 रुपीज़। तो बच्चों ने पूछा सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है घूमने का? हमने कहा दो चीज़ें हैं, एक आपको कमर्शियल नॉलेज मिले, प्रोफेशनल नॉलेज मिले, आप रूबरू हो इंडस्ट्री से। हम इंडस्ट्री घुमाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री में लाइव एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, आप लाइवली देख सकते हैं कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेजमेंट करती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बजट हो गया फीस। तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या हमारे साथ जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं वही जा सकते हैं या हमारे फ्रेंड्स भी जा सकते हैं? तो हमने कहा कि हमारी पॉलिसी है जो स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड होता है केवल हम उसी को लाइव टेलीकास्ट, यानी कि हम प्रेजेंस वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हम उसी को लेकर जाते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड होता है। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो एक स्टूडेंट ने पूछा इसको रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसीजर क्या है? हमने कहा सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक फॉर्म भरना होगा कि यू आर इंटरेस्टेड। सेकंड, उस पर आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। तीसरा, आपको फीस जमा करानी है। और चौथा, आपको एक आईडी कार्ड अलॉट होगा जिसको पहन करके आप हमारे साथ जाओगे। दिस इज द प्रोसीजर। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर हम कैंसिल करा दे तो हमने कहा आपके चार्जेस लगेंगे, 50% आपका चार्ज कटेगा उसके अंदर में। इट्स ए रूल, समझ के बैक्ड बाय द पनिशमेंट। अगर आप कैंसिल कराते हो तो पनिशमेंट यानी 50% चार्ज आपका कटेगा उसके अंदर में। इज दैट क्लियर? अब देखो, एक प्रोग्राम के अंदर में बजट भी आ गया, प्रोसीजर भी आ गया, पॉलिसी भी आ गया, रूल भी आ गया, ऑब्जेक्टिव भी आ गया, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं हम प्रोग्राम, जिसके अंदर सारे के सारे प्लान्स एकोमोडेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर केस स्टडी में टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स, किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लूरल। और केस स्टडी में आपको अलग अलग प्लान नज़र आ रहे हैं, तो आप उन प्लान के नाम लिखेंगे, मसलन बजट, प्रोसीजर, रूल, जो भी प्लान है आप वो आइडेंटिफाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछेगा टाइप ऑफ प्लान, रिपीट, टाइप ऑफ प्लान सिंगुलर, और केस स्टडी में सारे प्लान नजर आ रहे हैं, बजट भी, प्रोसीजर भी, रूल भी, पॉलिसी भी, तो योर आंसर शुड बी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट ए प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट की डिटेल स्टेटमेंट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो ये हो गए आपके 8 प्लान जो हमने यहाँ डिस्कस किए। प्रोसीजर के साथ हमने मेथड डिस्कस कर लिया जो 8वां प्लान था। 4 प्लान आपके स्टैंडिंग है, 2 सिंगल यूज़ हैं और 2 प्लान हैं जो ना सिंगल यूज़ हैं ना ही स्टैंडिंग प्लान है। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है टाइप्स ऑफ प्लान्स।